Myself Akinichi, Assistant Professor, Department of Chemistry, GDB Girls College, Kota. Today's our topic is NMR spectroscopy, जो कि BSc पार्ट 3 में पेपर सेकंड की यूनिट फर्स्ट है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट फर्स्ट है ये। NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ने से पहले हम सबसे पहले ये देखेंगे कि स्पेक्ट्रोस्कोपी होती क्या है। बेसिकली स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या टेक्निक है। स्पेक्ट्रोस्कोपी इज़ अ स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द electromagnetic radiations and matter. The matter can be atoms, molecules or ions. स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो मैटर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बीच की स्टडी है। जो मैटर जो है वो आपका एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है और आयन भी हो सकता है। स्पेक्ट्रोस्कोपी में स्पेक्ट्रम हम जिस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू प्राप्त करते हैं उसे हम स्पेक्ट्रोमीटर कहते हैं। स्पेक्ट्रोमीटर इज समथिंग विच कैन बी यूज्ड to measure the presence of a particular compounds or particle in molecules। जो कोई भी आपका particular compound है या molecule है, particle है, उसकी presence को यदि आपको measure करना है तो आप स्पेक्ट्रोमीटर के थ्रू करते हैं। स्पेक्ट्रम इज ए प्लॉट ऑफ amount of light absorbed by sample versus the wavelength of the light। ये स्पेक्ट्रम है वो आपका जो भी wavelength of light है और जो आपका सैंपल के द्वारा लाइट एब्जॉर्ब की जा रही है उसके बीच में ग्राफ होता है। द अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब इज कॉल्ड द एब्जॉर्बेंस। इसके अलावा इसमें और वेरियस टर्म्स होती हैं जैसे कि फ्रिक्वेंसी जो कि नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस ईच सेकेंड्स, वेवलेंथ द डिस्टेंस बिटवीन द टू सक्सेसिव वेव्स, एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम डिस्टेंस ए वेव एक्सटेंड्स बियॉन्ड इट्स मिडिल पोजीशंस। इंट्रोडक्शंस। अब हम आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे जो कि हमारा है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी इज a technique which is based on the absorptions of the electromagnetic radiations in the radio frequency regions which are 900 MHz by the nuclei of the atom। NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी जो होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की एब्जॉर्प्शंस पे बेस होती है। Proton nuclear magnetic resonance spectroscopy is one of the most powerful tools for the determine the number of hydrogen or proton in the compound। कि किसी भी कंपाउंड में कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन और प्रोटॉन हैं इसको यदि आपको डिटरमाइन करना है तो उसे आप प्रोटोन न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी से डिटरमाइन कर सकते हैं। इट इज़ यूज टू स्टडी ए वाइड ऑफ वेराइटी ऑफ न्यूक्लियर, फॉर एग्जाम्पल 1H, 19F, 13C, 15F, 19F, 31P। अब आता है थ्योरीज ऑफ एनएमआर। एनएमआर किस थ्योरी पे वर्क करता है। एनएमआर जो होता है उसके अंदर एक बेसिक इंपॉर्टेंट होता है स्पिन क्वांटम नंबर विच इज़ डिनोटेड बाय द आई इज रिलेटेड टू द एटॉमिक एंड मास नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि यदि आपका एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर दोनों यदि आपके ऑड हैं तो जो आई होगा उसकी वैल्यू होगी हाफ इंटीजर यानी 1H। ठीक है, यदि आपका एटॉमिक मास ऑड है लेकिन एटॉमिक नंबर यदि आपका इवन है तो हाफ इंटीजर होगा, फॉर एग्जांपल 13C। बट यदि आपका एटॉमिक मास इवन है, एटॉमिक नंबर ऑड है, देन इंटीजर होगा, फॉर एग्जांपल 2H। और यदि दोनों ही इवन हैं तो 0 होगा, फॉर एग्जांपल 12C। तो ये आपको एक बात जरूर यहाँ पे ध्यान रखनी है कि यदि आई की वैल्यू इज़ ग्रेटर देन 0 है देन वो मॉलिक्यूल्स या वो न्यूक्लियर आपके एनएमआर एक्टिव होते हैं, और अगर 0 के इक्विवेलेंट है या 0 से कम है तो एनएमआर inactive रहेंगी। Elements with either odd mass or odd atomic numbers have the property of nuclear spin। If an external magnetic field is applied, the number of possible orientations calculated by the 2i+1। यदि आपके एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड यदि आप लगा रहे हैं तो जो पॉसिबल ओरिएंटेशन है वो 2i+1 से कैलकुलेट की जाती है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन के लिए स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू i = हाफ है, तो यदि 2i+1 से यदि हम ओरिएंटेशन कैलकुलेट कर रहे हैं तो 2 आया +हाफ और -हाफ। फॉर एग्जांपल जैसा कि आपको डायग्राम में दे रखा है कि आपने मैग्नेटिक फील्ड लगाया तो आपकी 2 स्पिन स्टेट्स स्प्लिट हुई, +हाफ वाली और -हाफ वाली। नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल ऑफ एनएमआर। एनएमआर किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। द थ्योरी behind the NMR comes from the spin of a nucleus and it generates a magnetic field। Without an external magnetic field, the nuclear spins are random in direction, which is clear from first diagram। कि जैसे हमने मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाया तो जितने भी न्यूक्लियर हैं वो सब आपके रेंडमली मूव कर रहे हैं। बट व्हेन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड V0 is present, the nuclei align themselves with और अगेंस्ट द फील्ड ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेट। लेकिन जैसे ही आपको सेकेंड डायग्राम में क्लियरली विजिबल है कि आपने जैसे ही न्यूक्लियर मैग्नेटिक फील्ड लगाया तो वो या तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल मूव कर रहे हैं या फिर उसके अगेंस्ट मूव कर रहे हैं।
If an external magnetic field is applied, the energy transfer is possible between the ground state to the excited state. When the spin returns to its ground state level, the absorbed radio frequency energy is emitted at the same frequency level. The emitted radio frequency signals that gives the NMR spectrum of the concerned molecules. जो इमिटेड रेडियो फ्रिक्वेंसी होती है वो आपकी अप्लाइड फील्ड की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है V इज इक्वल टू गामा B0 अपॉन 2 पाई, जहाँ पर B0 जो है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है जो कि प्रोटॉन की द्वारा अनुभव किया जाता है, और जो गामा है वो मैग्नेट टू गायरिक रेशियो है, द रेशियो बिटवीन द न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट एंड द एंगुलर मोमेंट। अब आता है आपका NMR इंस्ट्रूमेंटेशन। NMR इंस्ट्रूमेंटेशन में जैसे हम NMR स्पेक्ट्रम प्राप्त करते हैं उसके लिए हम जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं उसकी स्ट्रक्चर कैसी है, जो कि आपको क्लियर बिल्कुल विजिबल है डायग्राम के अंदर। उसमें जो भी पॉइंट्स हम यूज़ कर रहे हैं, जो भी हमारे हैं मेन कंटेंट्स, उनके बारे में हम बताते हैं। फर्स्ट सैंपल होल्डर, सेकंड परमानेंट मैग्नेट, थर्ड मैग्नेटिक कॉइल्स, फोर्थ स्वीप जनरेटर, फिफ्थ रेडियो फ्रिक्वेंसी ट्रांसमीटर, सिक्स रेडियो फ्रिक्वेंसी रिसीवर। सैंपल होल्डर जो है वो ग्लास ट्यूब है विद 8.5 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 0.3 सेंटीमीटर इन डायमीटर। सेकंड है परमानेंट मैग्नेट, इट प्रोवाइड्स होमोजेनियस मैग्नेटिक फील्ड एट 16 to 100 मेगाहर्ट्ज़ पे एक होमोजेनियस मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करती है। थर्ड है मैग्नेटिक कॉइल्स, दीज कॉइल्स इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड्स व्हेन करंट्स फ्लोज थ्रू देम। फोर्थ है स्वीप जनरेटर्स टू प्रोड्यूस द इक्वल अमाउंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड पास थ्रू द सैंपल, ये जो होता है आपका इक्वल अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। फिफ्थ है रेडियो फ्रिक्वेंसी, a radio transmitter coils that produce short powerful pulses of radio waves. 6 है radio frequency, a radio receivers coils that detects receivers radio frequency emitted as nuclei elects to lower energy levels. और 7th है readout systems, a computer that analyze and record the data. Used in NMR जो हम सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं वो कौन कौन से हैं? कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन डाइसल्फाइड, CdCl3, C6D6, हेक्साड्यूटेरियम D2 ड्यूटेरियम ऑक्साइड्स। अब आता है इसके अंदर मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो आपका है केमिकल शिफ्ट। केमिकल शिफ्ट इज डिफाइंड एज द डिफरेंस इन द पार्ट्स पर मिलियन बिटवीन द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑब्जर्व प्रोटॉन्स एंड टेट्रामिथाइल सिलीन हाइड्रोजन। टेट्रामिथाइल सिलीन हाइड्रोजन और ऑब्जर्व प्रोटॉन के बीच की जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है वो आपका केमिकल शिफ्ट कहलाता है। टेट्रामिथाइल सिलीन जो होता है वो एक बहुत मोस्ट कॉमन रेफरेंस कंपाउंड है NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में, और इसकी जो डेल्टा होती है वो 0 ppm पर सेट होती है। केमिकल शिफ्ट को डेल्टा से डिनोट करते हैं। डेल्टा इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल्स माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ रेफरेंस अपॉन स्पेक्ट्रोमीटर फ्रीक्वेंसी इंटू 10⁶। Shielding of proton and deshielding of the protons. Shielding of protons. High electron density around the nucleus shields the nucleus from the external magnetic field. यदि आपके न्यूक्लियस के चारों तरफ बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो वो न्यूक्लियस को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से शील्ड करता है, यानी रक्षित करता है, और जो सिग्नल्स होते हैं NMR स्पेक्ट्रम में वो ऊपर की तरफ मिलते हैं, यानी कि अप फील्ड मिलते हैं। इसी शील्डिंग ऑफ प्रोटॉन कहा जाता है। डीशील्डिंग ऑफ प्रोटॉन, lower electron density around the nucleus deshields the nucleus from the external magnetic fields and the signals are downfield in the NMR spectrum. यदि आपके न्यूक्लियस के चारों तरफ लोअर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो आपका जो न्यूक्लियस होगा वो डिशील्डेड हो जाएगा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से, और जो आपको सिग्नल्स मिलेंगे वो डाउनफील्ड में मिलेंगे। केमिकल शिफ्ट को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? पहला इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप्स, थर्ड मैग्नेटिक एनिसोट्रॉपी ऑफ पाई सिस्टम, थर्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पहला हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप्स। इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप्स अटैच टू द CH सिस्टम डिक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड द प्रोटॉन्स एंड देयर इज लेस शील्डिंग एंड केमिकल शिफ्ट इन केस। इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप यदि आपका CH सिस्टम से अटैच है तो उसके कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यदि कम हो रही है इट मीन्स उसको डीशील्डेड कर रहा है और केमिकल शिफ्ट उस केस में बढ़ जाती है। सेकेंड फैक्टर है मैग्नेटिक एनिसोट्रॉपी ऑफ पाई सिस्टम। द वर्ड एनिसोट्रॉपिक मीन्स नॉन यूनिफॉर्म, जो कि यूनिफॉर्म नहीं है। सो मैग्नेटिक एनिसोट्रॉपी मीन्स देयर इज नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रॉन्स इन पाई सिस्टम्स लाइक एरोमेटिक एल्केन्स, एल्काइन्स, कार्बोनिल्स interact with the applied field which induce a magnetic field that cause anisotropy. It causes both shielding and deshielding of proton. जो मैग्नेटिक एनिसोट्रॉपी होता है उसके कारण आपका प्रोटॉन का शील्डिंग भी हो सकता है और डीशील्डिंग भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल आपका बेंजीन, हाइड्रोजन
bonding. Protons that are involved in hydrogen bondings are typically change the chemical shift value. आपके जो प्रोटॉन्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हैं वो केमिकल शिफ्ट वैल्यू को टिपिकली चेंज कर देते हैं. हाइड्रोजन बॉन्डिंग जितनी ज़्यादा होगी प्रोटॉन उतना ही डिशिल्डेट होगा, और अगर आपका डिशिल्डेट होगा तो वैल्यू जो होगी वो लोअर साइड की तरफ जाएगी, यानी कि सिग्नल डाउनवर्ड जाएंगे, और जो केमिकल शिफ्ट होगा उसकी वैल्यू उतनी ही हायर होगी. तो ये जो फैक्टर्स थे आपके 3, इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप, मैग्नेटिक एनिसोट्रॉपी ऑफ पाई सिस्टम एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये तीनों जो होते हैं वो आपके केमिकल शिफ्ट को प्रभावित करते हैं. आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट वाली क्लास में हम स्पिन कपलिंग और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनएमआर पिक्स के बारे में स्टडी करेंगे. थैंक यू.